हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह सेकेंड ईयर के ह्यूमन ज्योग्राफी के बच्चों के लिए पिछली बार ग्रामीण अधिवास के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज इसका सेकेंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ग्रामीण अधिवास 2 में एस.डी. कौशिक महोदय के अनुसार मानव अधिवासों को मकानों की पारस्परिक दूरी के आधार पर निम्न 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला प्रकीर्ण या एकाकी बस्तियां, दूसरा सघन और एकत्रित बस्तियां, तीसरा आपका संयुक्त बस्तियां और चौथा आपका अपखंडित बस्तियां। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन प्रकीर्ण या एकाकी बस्तियों की। ये वो बस्तियां होती हैं जिनमें बस्ती के घर प्रायः अलग अलग होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये बस्तियां उतनी ही प्राचीन हैं जितनी कि मानव सभ्यता। जिस समय मनुष्य को सामाजिक संगठन का ज्ञान नहीं था, उस समय उसका जीवन प्राय व्यक्तिगत एवं पृथक था। अतः उनके निवास भी एकांत में हुआ करते थे। आज भी इस प्रकार की बस्तियां चरवाहों, लकड़हारों, शिकारियों से संबंधित अर्थव्यवस्था को जो लोग हैं उन क्षेत्रों में मिलती हैं। और विश्व के सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कृषि क्षेत्रों में भी ऐसी बस्तियां मिलती हैं। इन बस्तियों में मकान अलग अलग एक दूसरे के बीच में कृषि भूमि को छोड़कर बने होते हैं। अतः इन्हें कृषि गृह या वास गृह यानी होम स्टेड भी कहा जाता है। एकाकी बस्तियों के प्रत्येक घर में केवल एक परिवार ही रहता है, किंतु यह संभव है कि उस परिवार का कोई नौकर या श्रमिक भी उस मकान के किसी एक भाग में अलग से एक कमरा बना के रह सकता है। इन बस्तियों में गांव के मनुष्यों का सामाजिक संगठन कमजोर रहता है। और इन अधिवासों में जो अनेक आर्थिक लाभ होते हैं वो ये कि परिवार के गांव की राजनीतिक व लड़ाई झगड़े या जो भी नियम होते हैं उनसे ये परिवार दूर रहते हैं। अब आती है सघन या एकत्रित बस्तियाँ। ये जिन अधिवासों में बस्तियों में घर पास पास परस्पर जुड़े हुए सटे हुए, उन्हें सघन बस्ती कहते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पुंजित सकेंद्रित अधिवास भी कहते हैं। इन अधिवासी का स्वरूप, आकार तथा कार्य प्रकीर्णन अधिवासों से भिन्न होता है। जैसे प्रकीर्ण में अलग अलग दूर दूर कृषि भूमि के अंदर घर बनाए जा रहे थे। इसमें आपके सभी लोग पास पास घर बनाते हैं और उनकी जो खेती का कार्य है वो कहीं और होता है। इसका प्रमुख कारण है सामाजिक संबंध यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। सामाजिक रूप से जो दबाव है, जो सामाजिक रीति रिवाज और जो नियम है वो पास रहने के कारण या साथ साथ रहने के कारण सभी को मानने पड़ते हैं। तो यहाँ सामाजिक दबाव ज़्यादा होता है। इन अधिवासों में मार्गों मतलब सड़कों, गलियों आदि का निर्माण का विशेष ध्यान नहीं होता। ये विकसित रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पानी, बिजली, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं होती हैं। यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, ये सारी चीज़ें यहाँ आसानी से मिलती हैं। जैसे कि सघन जो बस्ती होती है ग्रामीण में, वहाँ चुनाव भी होते हैं। सरपंच के चुनाव होते हैं, प्रधान के चुनाव होते हैं। तो इस तरह राजनीतिक रूप में भी ये लोग जुड़े होते हैं। और यहाँ जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी प्रकीर्ण न होने के कारण, सघन होने के कारण यहाँ पर जैसे नल का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सरकारी सुविधाओं के तहत सड़कों का निर्माण, कुओं का, ट्यूबवेल्स का, स्कूल, सरकारी अस्पताल, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक हैं वो लगभग यहाँ सारी मिल जाती हैं। फ्रेंच और ट्रेवार्था ने ऐसी सघन बस्तियों को न्यस्टित तथा सघन बस्तियां, ब्लाश ने पुंजित बस्तियां, ब्रुंश ने सकेंद्रित बस्तियां कहा है। कार्यों और गुणों के आधार पर सघन अधिवास प्राय 2 तरह के होते हैं। एक प्रधान या ग्रामीण अधिवास, दूसरा उद्योग प्रधान या नगरीय अधिवास। अब इनमें पूर्वे नंगले जो बसे होते हैं यानी गांव, जिनमें मार्केट, कस्बा, नगर आदि इस तरह से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे यदि हम बात करें प्रधान या ग्रामीण अधिवास की, तो जो ग्रामीण अधिवासीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर
सरपंच प्रमुख होता है वही उस गांव के विकास के लिए कार्य करता है। जबकि उद्योग प्रधान यदि कोई बस्ती बसती है, वो ग्रामीण होते हुए भी औद्योगिक रूप से जुड़ी होने के कारण नगरीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती है, और नगरीय सुविधाएं जो शहरों में होती हैं वो एक उस पूरी उस इलाके को मिलती है, जिसमें आपके, जैसा मैं अभी बता रही थी कि पानी, बिजली, यातायात, आपके बेसिक जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो सारी यहाँ पर पूरी होती हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं संयुक्त बस्तियों पर। संयुक्त बस्तियों के अंतर्गत प्रायः एक केंद्रीय गांव होता है, और इसके साथ साथ गांव की सीमा के भीतर ही कुछ छोटे छोटे अलग अलग पूर्वे नंगले, यानी अलग अलग कुछ गुच्छ मकानों के बनते हैं। और इनको, ये जो होते हैं केंद्रीय गांव को छोड़कर, जो परिवार एक छोटा समूह होता है, जैसे कि भाई 4 भाई हैं तो उन्होंने एक जगह घर बना लिया, फिर उनके 4-5 बच्चे हो गए, उनका भी वहीं रहना हो रहा है और मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो इस आधार पर छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग परिवारों के जो घर बनाए जाते हैं वो संयुक्त बस्ती के रूप में आते हैं, कि सेंटर में एक अलग गांव है और फिर आसपास में लोग अपने परिवार के आधार पर कुछ बस छोटी पूर्वे ढाणी, इस तरह की जो बात कहते हैं उनमें, तो केंद्रीय ग्राम जो होता है उनमें इन सब पूर्वों को कनेक्ट कर दिया जाता है कि भाई ये मेन गांव है और ये पूर्वे जो हैं ये सारे इसी के भाग हैं। जैसे प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने इस प्रकार की बस्तियों को अर्ध सघन कहा है, मतलब वो गांव से जुड़े हुए तो हैं लेकिन फिर भी गांव से थोड़ा दूर स्थित हैं। अब आते हैं कार्य और गुणों के आधार पर अधिवास को 2 भागों में बांटा जाता है, एक ग्रामीण अधिवास, एक नगरीय अधिवास। अब ग्रामीण अधिवासों में आपके जैसे एशिया महाद्वीप के ग्रामीण अधिवास, तो एशिया में चूँकि बहुत अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है, इसलिए यहाँ ग्रामीण बस्तियाँ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, और ग्रामीण जो भी बस्तियाँ हैं वो घनी बस्तियों के रूप में हैं। यहाँ गांव की ये जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा है, और सुरक्षा की दृष्टि से बिखरे हुए गांव महत्वपूर्ण हैं। इनमें घनी बस्ती, मतलब बिखरे हुए गांव इन भागों में कम मिलते हैं, जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में 70-80% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती हैं। और क्योंकि इनका मुख्य जो उद्योग है वो खेती है, तो इस कारण से ग्रामीण बस्तियों का जो बसाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रोफेसर ब्लाश के अनुसार भारतीय ग्रामीण अधिवास का उत्तम उदाहरण यदि हम देखें तो वो उत्तरी भारत में देखने को मिलेगा, और गंगा के बड़े मैदान, या दक्षिण में यदि हम जाएं तो वहाँ नदियों की घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में मिलते हैं। बड़े गांव का आधिक्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जहाँ कृषि का विकास अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छा हुआ है, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। छोटे गांव मुख्यतः जैसे अपना राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इत्यादि में देखने को मिलेंगे, जहाँ जल बहुत कम है, खेती मानसून पर निर्भर है, और इसी कारण यहाँ प्राकृतिक प्रतिकूलता और शुष्कता के कारण यहाँ पर जो गांव और बस्तियाँ हैं वो बिखरी हुई मिलती हैं, जॉइंट रूप में कम दिखाई देते हैं, सुविधाओं का भी अधिकांशतः अभाव होता है। और आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन एरियाज़ में ज़्यादातर उबड़ खाबड़ भूमि है, समतल नहीं है, इसलिए इन एरियाज़ में जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो बिखरी हुई पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका में जैसे कनाडा में अधिकांश किसान कृषि गृहों में रहते हैं, कहीं कहीं खेतों के बीच में अथवा राजमार्गों के चौराहों के निकट उनकी सामूहिक बस्ती बना लेते हैं, और ये बस्तियां छोटी होती हैं, और इनका चूँकि यहाँ पर तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा है
तो यहाँ पर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत अधिकांशतः काम मशीनों के द्वारा होते हैं। तो यहाँ आदान प्रदान वितरण और ग्रामीण श्रमिक जो हैं वो सड़क के किनारे या वहाँ कुछ अपने कुछ बस्तियाँ इस तरह की डेवलप कर लेते हैं। और चूँकि कृषि गृहों में कृषि के यंत्र, बीज, खाद, पशुओं का चारा, अन्य सामान और अनाज रखने की लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक सघन कृषि बस्तियाँ देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा सेंट जॉन, लर्लन झील, मिसिसिपी नदी के डेल्टा, सड़कों के किनारे किनारे अधिकांशतः यहाँ की गाँव की बस्तियाँ फैली हुई है। यूरोप में ग्रामीण अधिवास जो है वो अत्यंत जटिल प्रकार के अधिवास हैं, क्योंकि खुले हुए और एकाकी घर हैं। कृषि गृहों के चूँकि सुविकसित और तकनीक से सारी कृषि की जाती है, तो इसलिए यहाँ ग्रामीण जो अधिवास हैं वो छोटे और बिखरे हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर दक्षिण क्षेत्रों में काली मिट्टी के कारण थोड़े से सघन देखने को मिलेंगे, और उत्तरी यूरोप पार्ट जो है वो अधिक ठंड और कठोर वातावरण के कारण ज़्यादा ग्रामीण अधिवासों की बस्तियाँ नहीं पाई जाती। रूस के यूरोपीय तथा एशियाई दोनों ही भागों में सघन ग्रामीण अधिवास क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ कृषि गृह बिखरे हुए नहीं पाए जाते। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में वनों को साफ करके विस्तृत कृषि की जाती है। सघन अधिवास पाए जाते हैं और इन अधिवासों का स्वरूप सामूहिक सहकारी खेती के रूप में होता है। मतलब कुछ कृषक एक साथ अपनी भूमि मिला लेते हैं और रहने का भी स्थान वहीं बना लेते हैं और सब मिलकर कृषि करते हैं, ताकि छोटे खेतों में जो फसलें अधिक आर्थिक आधार पर महंगी पड़ती हैं, वो यदि हम बड़े खेतों में, या जैसे आप एक तरह से देखेंगे कि प्लांटेशन पर आधारित जितनी भी कृषि है, बड़े बड़े बागान हैं, वो जब सामूहिक रूप से किए जाते हैं तो वो सस्ते भी पड़ते हैं और आपकी फसल भी बहुत ज़्यादा होती है और कृषकों को फ़ायदा होता है। तो व्यापारिक कृषि जो है वो बड़े कृषि फार्मों पे ज़्यादा बेहतर होती है, सस्ती होती है। अगर आप छोटे खेत में उनको करना चाहेंगे तो आपके लिए वो अधिक सुविधाएं आपको उसमें जुटानी पड़ेगी, और वो जो फसल आएगी वो इतनी सस्ती नहीं रहेगी और आपको आर्थिक आधार पर उतना लाभ नहीं होगा जितना बड़े फार्म पे होगा। तो रूस में जो है ग्रामीण बस्तियों में अधिकांशतः किसान मिलजुल कर 2, 4, 5 किसान मिलकर अपनी कृषि भूमि जोड़कर कृषि कार्य करते हैं, ताकि उन्हें कृषि के उत्पादन पर आर्थिक लाभ अधिक मिले। आज बच्चों ये आपका ग्रामीण अधिवास वाला पार्ट पूरा है। अब आप लोग इसको पढ़ें, और कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।